हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो बेस्ड है ABEO की तैयारी करने वालों के लिए सुनहरा अवसर, या फिर हम बोल सकते हैं कि बीएड वालों के लिए सुनहरा अवसर। अब आपके मन में लग रहा होगा ऐसा कौन सा सुनहरा अवसर है, तो बिना किसी सस्पेंस क्रिएट किए मैं आपको जो आज का मेन टॉपिक है उस पर बहुत जल्द लेकर के आऊंगी। लेकिन यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि न्यूज़ आपको अच्छी लगे या फिर आपको सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जहां हमें देखना है कि ऐसा कौन सा सुनहरा अवसर है यदि हम ABEO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यदि हमने बीएड क्लियर किया है तो वो आपके सुनहरा अवसर आपके लिए आ रहा है, वो है UPPCS BEO एग्ज़ाम के रूप में। अब ये क्या है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके द्वारा कंडक्ट किया जाना है। ये जिस तरीके से हमारे CGPSC के द्वारा असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, उसी तरीके से UPPCS के द्वारा BEO के वैकेंसी आने वाली है। ये क्या है, तो सहायक खंड शिक्षा अधिकारी है। ये क्या है, तो खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है। ये है सहायक और ये है खंड शिक्षा अधिकारी। तो सिमिलरली यदि आप ABEO एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपने सिलेबस को जान रहे होंगे। यदि आप नहीं जान रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे सिलेबस डला हुआ है, वहाँ से जा कर के जाइए और डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस को जानिए कि ABEO यदि आप CG के हैं या फिर किसी अन्य राज्य से भी हैं तो पहले ये जानिए कि ABEO एग्ज़ाम जो होने वाला है छत्तीसगढ़ में तो उसका सिलेबस क्या है। और रही बात BEO एग्ज़ाम की, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो इसके बारे में आज हमारा पूरा आज का सेशन रहने वाला है। क्योंकि यदि आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे में ऐसा जुनून आना चाहिए कि हम एग्ज़ाम्स को क्लियर करें। ये तो एटलीस्ट होना ही चाहिए आप में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि UPPCS के द्वारा जो BEO एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है और किस तरीके से ये आपके लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। तो रही बात UPPCS BEO एग्ज़ाम की, यदि हम बात करें तो ये एग्ज़ाम जो है आपका पहली बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे मन में सबसे पहली बात आती क्या हम भर सकते हैं, क्या हम छत्तीसगढ़ से हैं या फिर हम किसी अन्य राज्य से हैं, तो क्या हम ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो कि UP में होने वाला है क्या हम भर सकते हैं क्या? बिल्कुल, कोई भी राज्य का कोई भी व्यक्ति भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है यदि उसने यदि उसने बीएड किया हुआ है या फिर उसके पास LT डिप्लोमा है तो, ठीक है। और ये बात आप लोगों को ध्यान देनी है, यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया है। ग्रेजुएशन यदि कोई स्नातक है तो वो डेफिनेटली BEO एग्ज़ाम के लिए अपियर कर सकता है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि उसके बीएड जो है उसका कंप्लीट हुआ रहना चाहिए या फिर LT डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। बीएड अपियरिंग वाले भी ध्यान दें कि यदि जो लोग बीएड अभी कर रहे हैं तो UPPCS BEO का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें नोटिफिकेशन में डेट दी हुई रहती है, मेंशन किया रहता है कि कब हम यानी कि इस डेट से पहले वाले लोग भर सकते हैं और इस डेट के बाद वाले लोग नहीं भर सकते। तो यदि आप अपियरिंग है और इनका जब नोटिफिकेशन जारी हो, यदि तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो बिल्कुल आप लोग भी भर सकते हैं BEO एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यदि हम बात करें कि कौन कौन लोग योग्य हैं इस एग्ज़ाम को भरने के लिए, उम्र की यदि हम बात करें तो 21 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में उम्र रखी गई है कि इस उम्र के लोग जो है इस एग्ज़ाम के लिए अपियर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया, यहाँ पे हमने उम्र भी देख लिया है। रही बात, अब बात आते हैं जो मेन मुद्दा है हमारा, क्या है सिलेबस, क्या है कि सिलेबस हम यदि जान लें तो फिर हम पढ़ने लग जाएं। तो पहली बात, जैसे कि हम यदि बात करें कि ये एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, तो ये जो BEO का एग्ज़ाम होता है वो 2 भाग में होता है। 2 भाग में कैसा, प्री और मेंस होता है इसमें, ठीक है। प्री और मेंस होता है। अब प्री में क्या सिलेबस है और मेंस में क्या सिलेबस है, तो आइए हम समझते हैं कि प्री मेंस का सिलेबस क्या है, ठीक है।
यदि हम प्री की बात करें, खंड शिक्षा अधिकारी प्री का पाठ्यक्रम यदि हम बात करें, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कितने प्रश्न आते हैं। तो कितने प्रश्न आते हैं, तो क्वेश्चंस की बात करें हम, तो क्वेश्चन आते हैं हमारे 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मार्क्स कितने रहते हैं, कुल मार्क्स कितने रहते हैं, तो 300 रहते हैं। ठीक है, टाइम कितना रहता है, कितने घंटे में हमें सॉल्व करना है, तो 2 आवर्स में हमें सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, तो 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, ये हमारा पूरा एक ब्रॉड फ्रेमवर्क हो गया, जहां हमने ये जान लिया कि कुल प्रश्न कितने, प्रश्नों की संख्या 120 है, कुल अंक कितने हैं, तो 300 है, समय कितना है, अवधि क्या है, तो 2 घंटा, और नेगेटिव मार्किंग क्या है, तो नेगेटिव मार्किंग है 0.33 मार्क्स की। ठीक है, अब हम यदि बात करें सिलेबस की, तो हम सिलेबस में जाने से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगी, यदि आप ABEO एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ABEO एग्जाम जो कि छत्तीसगढ़ PSC द्वारा आयोजित किया जाना है, तो वो एग्जाम आपका पेपर 1 और पेपर 2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पेपर 1 में आप पढ़ने वाले हो, वही चीज आपको यूपी PCS BEO प्री प्लस मेंस के लिए पढ़ना है, प्री प्लस मेंस के लिए पढ़ना है। अब आप देख रहे हैं कि यदि आपने केवल ABEO एग्जाम का पेपर 1 बस तरीके से पढ़ लिया है, तो आपका प्री भी क्लियर हो जाएगा, मेंस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का, तो खंड शिक्षा अधिकारी का आपका पेपर जो है क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि प्री में है क्या, आखिर BEO के प्री में सिलेबस में मेंशन क्या क्या है, तो आइए देखते हैं, हम समझते हैं। और यदि कहीं पे आपको डाउट आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें सामान्य विज्ञान रहेगा प्री में। सामान्य विज्ञान में क्रम क्या रहता है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की यदि हम बात करें तो जनरल साइंस में रहता है, पहला सबसे अधिक प्रश्न बायो से पूछे जाते हैं, फिर केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, फिर फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो उसी क्रम में आपको भी पढ़ना है, बायो का ज्यादा प्रिपेयर कर लेना, केमिस्ट्री का थोड़ा कम, और फिजिक्स के बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भारत का इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री जो कि आप ABEO एग्जाम के लिए भी पढ़ते हैं, साथ में आप CG PSC CG व्यापम कि किसी भी एग्जाम के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप डेफिनेटली हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो पढ़ते ही हैं। हिस्ट्री में आपका क्या क्या आता है, तो प्राचीन इतिहास आता है, मध्यकालीन इतिहास आता है, एवं आधुनिक इतिहास आता है। आधुनिक इतिहास को और भी यहाँ पे मेंशन करते हुए बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियाज रिवॉल्ट मूवमेंट। ठीक है, इंडियाज नेशनल मूवमेंट वी कैन से। ठीक है, तो ये आपका आएगा, जहां पे आपको 1857 रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है, साथ में और भी जितने इसके बाद के जितने किस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं, तो वो सभी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो आपको यहाँ पे पढ़ना है स्वतंत्रता की पूर्व की घटनाएं जितनी हुई है, एवं स्वतंत्रता के बाद की घटनाएं, जो कि आपका आधुनिक इतिहास में आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम बात करें कि भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इसका मतलब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको इकोनॉमी बोल दिया गया है। आपको क्या पढ़ना है, ये इंग्लिश में भी मेंशन है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि केवल और केवल यहाँ पे हिंदी दिया हुआ है क्या, नहीं, मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी। जैसा कि पहले जैसे मैंने आपको क्या बता दिया, वहां पे मैंने जनरल साइंस बताया, जहाँ पे आपको बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स को कवर अप करना है। फिर मैंने इंडियन हिस्ट्री बताया है, फिर इंडिया नेशनल मूवमेंट मैंने बताया, फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी हम देख रहे थे। ठीक है, इंडियन स्टेट आएगा, यानी कि आपके सामान्य रूप से राज्यों के बारे में थोड़ी जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि भारत में कौन से राज्य हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके से। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, साथ में भारत की संस्कृति, कल्चर एंड आर्ट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कहाँ पे कौन सा नृत्य किया जाता है, कहाँ पे कौन, जैसे कि क्लासिकल सॉन्ग्स क्या है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स क्या है, तो ये सब भारत की संस्कृति आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार आपसे पूछा जाएगा। फिर जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण, जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें पढ़ना है। फिर विश्व भूगोल पढ़ना है, तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन हमें पढ़ने हैं।
फिर क्या है, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी कि समसामयिकी पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ पे पूछा गया। फिर क्या है, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, यानी कि यहाँ पे रीजनिंग की बात की गई है। फिर उसके बाद दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्रारंभिक गणित जो कि हाई स्कूल स्तर का रहेगा, अंक गणित, बीज गणित व रेखा गणित रहने वाला है। सेम चीज को हम यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यहाँ तक करंट अफेयर्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर रहने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे कल्चर एंड आर्ट हमने देख लिया। फिर इंडियन कल्चर हमें देखना है, बिजनेस एंड ट्रेड थोड़ा तो जानकारी होना चाहिए हमें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर पॉपुलेशन के बारे में हमें जानकारी कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कौन सी जनगणना है, इसके तहत में एससी पॉपुलेशन कितनी, एसटी पॉपुलेशन, अनुसूचित जाति कितनी, अनुसूचित जनजाति कितनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग कितने हैं, कहाँ कैसे, इस तरीके से हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। फिर क्या है, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। फिर इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर नेचुरल रिसोर्स इन इंडिया, कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती, सॉइल्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कहाँ पे कौन सी कृषि है, कौन सी मिट्टी में कहाँ पे किस तरीके से कृषि होती। तो इस तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि सैफरन कहाँ होता है, ये हो गया। ठीक है। फिर सोशल स्टडीज ऑफ एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड उत्तर प्रदेश। फिर क्या है, कॉमन सेंस, लॉजिक एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग की बात की गई है। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेगा जो कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री रहने वाला है। ठीक है। ये आपका किसका सिलेबस है, तो ये आपका प्री का सिलेबस है, प्री प्लस मेंस का सिलेबस है। सेम चीज आपको प्री में भी पढ़ना है, सेम चीज आपको मेंस में भी पढ़ना है। अब बात आती है कि बीईओ एग्जाम जो कि यूपी में होने वाला है और सीजीपीएससी द्वारा आयोजित जो एबीईओ एग्जाम है, तो इसमें क्या सिमिलैरिटी क्या है, तो सिमिलैरिटी ये है कि यदि हम बात करें कि पेपर 1 की यदि हम बात करते हैं हमारे एबीईओ एग्जाम के, तो वो आपका प्रश्न पत्र आने वाला है, 150 प्रश्न रहने वाले हैं एबीईओ में, जो कि 300 अंकों के होने वाले हैं। यहाँ पे आपसे यूपीपीसीएस आपसे 120 प्रश्न पूछने वाला है जो कि 300 अंक के होने वाले हैं। देख रहे हैं आप लोग, तो आपको पढ़ना लगभग वही है। अब आप यदि आप बात करेंगे ये यूपी के बारे में, यहाँ पे हमें पढ़ना है, तो मैं आपको इसका मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी जो कि 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 2020 में इसका एग्जाम हुआ था, किसका, बीईओ का एग्जाम हुआ था। ठीक है। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगी, तो आपको देख करके आपको पता चलेगा कि यदि यूपी सेक्शन को यदि आप छोड़ भी देते हैं, यदि आप छत्तीसगढ़ के लिए पूरा टोटली प्रिपेयर कर रहे हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं अब अलग से हम यूपी का कहाँ पढ़ने के लिए बैठेंगे, अब उसके लिए अलग से टाइम देंगे क्या, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि यूपी का आप यदि नहीं भी पढ़ोगे ना, तो भी आप ये एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। तो भी आप यदि आप केवल अपना एबीईओ का केवल यदि आप पेपर 1 के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। समझ में आ रहा है। और किस तरीके से आपको क्या क्या, ये जो आपका सिलेबस है ना, आपको कौन कौन सी बुक रेफर करनी है, आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। लेकिन अब हम ये जान लेते हैं, ये आपने प्री देख लिया, अब हम आ जाते हैं कि ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको बता दिया था वहीं पे बताया है, ठीक है, कि 120 प्रश्न जो कि 300 अंक 2 घंटे के होने वाले हैं। ठीक है। अब आ जाओ, यदि हम बात करें इसके मेंस के सिलेबस की, मेंस के सिलेबस की बात करें तो मेंस के सिलेबस में भी आपको देखिए क्या पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है, भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, भारत का भूगोल, भारत की राजनीति, भारतीय कृषि, वर्तमान राष्ट्रीय मामले, सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व के, भारतीय अर्थशास्त्र पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं पढ़नी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पढ़ना है, शिक्षा में अद्यतन विकास पढ़ना है, और उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए। ये जो आपका मेंस होता है, तो मेंस आपका टोटल 400 अंकों का होता है। पहली बात, 400 अंकों को 2 भाग में विभाजित किया जाता है। एक सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का होता है और दूसरा होता है जनरल हिंदी प्लस ऐसे। ठीक है, यानी कि सामान्य हिंदी और निबंध का होता है। तो ये जो सामान्य अध्ययन होता है वो 200 अंकों का होता है, और जो हिंदी होता है वो 100 अंक का होता है, और जो आपका निबंध होता है वो 100 अंक का होता है। यानी कि
कुल मिलाकर के ये भी 200 अंकों का होता है। टोटल यदि हम मेंस की बात करें तो वो होता है हमारा 400 अंकों का। जो आपका प्री है, तो प्री में जब ये हम क्वालिफाई करते हैं तब जाकर के हम मेंस में अपियर करेंगे। जैसा कि आप यदि CGPSC यदि आप दे रहे हैं तो बिल्कुल जानते ही होंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं और इसके लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। क्या कैसे रहने वाला है, कितना अंक लाना है आपको, क्या है कैसा है, ये भी मैं आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी अलग से दूंगी। लेकिन यदि हम बात करें कि यदि हम केवल ABEO एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या हम BEO एग्जाम में अपियर कर सकते हैं क्या? आज का पूरा टॉपिक इस पर बेस्ड है, तो मैं आपको केवल इनके बीच में समानता दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और यदि आप CGPSC के लिए यदि आप केवल प्रिपेयर करें तो भी आप ये एग्जाम को आसानी से क्लियर कर जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जितना सिलेबस मेंशन है ना, जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, ये आप सभी पढ़ते हो। आप चाहे CG व्यापम के लिए पढ़ रहे हो तो भी आपको पढ़ना ही है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो नहीं मैं ना 2 चैप्टर पढ़ लेता हूँ बाकी छोड़ देता हूँ, बाकी जितना मैंने पढ़ा है ना 2 चैप्टर केवल उतने से आने वाले, बाकी तो नहीं पूछने वाला है। तो बिल्कुल नहीं कि CGPSC CG व्यापम आपको बिल्कुल बता देगा कि बेटा यहाँ पे पढ़ लेना और हम ना इतना ही केवल देने वाले, उसके अलावा हम देने वाले नहीं हैं। तो ऐसा तो होता नहीं, आपको पढ़ना तो पूरा है। चाहे आप सामान्य विज्ञान की बात करें, चाहे आप हिस्ट्री इतिहास की बात करें, चाहे आप राजनीति की बात करें, संविधान की बात करें, चाहे आप किसी की भी बात करेंगे तो आपको पढ़ना तो उतना ही। आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, सब कुछ आपको पढ़ना ही है। ये बात है कि रीजनिंग और मैथ्स आपके प्री में आने वाला है, आपका इसमें नहीं आने वाला है। किस में नहीं आने वाला है? मेंस में नहीं आने वाला है, ठीक है। आपको करंट अफेयर भी उतना ही पढ़ना है, समसामयिकी उतनी ही पढ़नी, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय उतनी ही पढ़नी है, ठीक है। तो बिल्कुल क्यों नहीं आप लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और आप न केवल प्रिपेयर कर सकते हो बल्कि आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। हिंदी की यदि हम बात करें तो हिंदी में अपठित गद्यांश रहने वाला है और उससे संबंधित प्रश्न रहने वाले, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक, यानी कि आपको दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको उसका उपयुक्त शीर्षक लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद पत्र लेखन रहने वाला है इसमें, और क्या रहने वाला है कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। फिर उसके बाद अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां। इस तरीके से आपको प्रश्न रहेगा। साथ में उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियों के बारे में रहने वाला है प्रश्न। यदि हम निबंध की बात करें तो निबंध को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है, खंड अ और खंड ब। इसके अंतर्गत खंड अ में बात करें तो यहाँ से आपको एक निबंध लिखना रहता है और इसमें से भी आपको एक निबंध लिखना रहता है, ठीक है। 700 शब्दों में आपको निबंध लिखना रहता है और कुल मिलाकर के हमें 2 निबंध लिखने पड़ते हैं। कितने निबंध लिखने पड़ते हैं? तो 2 निबंध लिखने पड़ते हैं। यदि हम तो पहला कौन सा रहता है? साहित्य संस्कृति। यदि आप इतना भारतीय संस्कृति के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप साहित्य संस्कृति में तो निबंध लिख पाएंगे। फिर राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, सामाजिक समस्याएं एवं निदान, जो कि यदि आप CGPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल मेंस राइटिंग कर रहे होंगे तो आप लोग आसानी से ये निबंध तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। और क्या रहने वाला है? तो दूसरे खंड में जो कि ब है तो विज्ञान पर्यावरण रहने वाला है, जो कि आप लोग पढ़ने ही वाले हैं। कहाँ पे पढ़ने वाले हैं? तो आप इसके लिए पढ़ने वाले, प्री के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे इकोलॉजी आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप विज्ञान के आप लोग निबंध को लिख सकते हो। फिर क्या है? प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस है, जिसको मैं और भी डेप्थ में आपको आसान शब्दों में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन यहाँ पे आज का जो हमारा सेशन रहा है, हमने ये देखा है कि यदि हम ABEO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो किस तरीके से हमारे लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में BEO की वैकेंसी आने वाली है। और ये वैकेंसी कब आने वाली है? तो ये वैकेंसी आपकी अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आ जाएगी और इसका जो आपका एग्जाम होगा वो जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको समझना ये है कि आपको प्रिपेयर अप टू डेट, यानी कि आप यदि CGPSC के लिए भी यदि ओवरऑल प्रिपेयर कर रहे हो ना तो फरवरी में आपका एग्जाम है। तो ऐसा मान लो कि BEO एग्जाम हमारे लिए एक मॉक टेस्ट है जिसको निकालना हमारे लिए अनिवार्य है यदि हम फरवरी के एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो ऐसे भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, एक मॉक टेस्ट के रूप में दे लेना,
लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल एग्जाम को क्लियर करना है। जब तक आप में एक सकारात्मक सोच नहीं होगी कि मुझे ये मैं ही क्लियर कर पाऊंगा, तब तक ये केवल डरना जब तक आपका रहेगा कि नहीं करें या ना करें। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करें 300 अंकों के लिए, तो आपको प्रिपेयर करना ही है ABEO एग्जाम के लिए, तो आप लोग डेफिनेटली BEO एग्जाम दे लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेशन रहा है। जहां भी कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन करवा दूंगी इसके लिंक को, टेलीग्राम चैनल के लिंक को। तो वहां से जाकर के आप ये सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, अपने से देखिए, पढ़िए, जानिए कि क्या है, कैसा है, आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया वीक है और कहाँ पे आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल पूरा सिलेबस रहा है साथ में। और यदि अगेन मैं बोल रही हूँ कोई भी कहीं पे भी डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे बताइए। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है ये पूरा, साथ में जैसे कि ABEO का एग्जाम हो गया, उसमें पेपर 1 के लिए हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन सी बुक हमें रेफर करनी है, या फिर हम BEO एग्जाम के लिए बात करें तो हम कौन कौन सी बुक को रेफर करें, तो उसके लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी कि हम कौन सी बुक से पढ़ें जिससे ये एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। साथ में एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कि पेपर 1 के लिए और BEO प्री और मेंस के लिए आप यदि UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य राज्यों की PSC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आप लोगों का ये वाला पोर्शन तो निकल जाएगा, बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर ये सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।